हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। बच्चों, हम कर रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। तो आज हम वेव ऑप्टिक्स में जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का टॉपिक हमारा चल रहा था, उसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं सीबीएसई बोर्ड के लिए, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के लिए, या इसके अलावा जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सब की डिस्कशन हम आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में करेंगे। तो हम पहले, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, कि हम पहले कुछ फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। ये फॉर्मूले जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, हमने ड्राइव करे हैं। पूरे पिछले लेक्चर्स आप देख सकते हो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के, वहाँ हमने ड्राइव करे हैं। इन फॉर्मूलों को रिवाइज करके फिर हम धीरे धीरे जो क्वेश्चंस बनेंगे उनको देखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज़ अबाउट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास बच्चे दो वेव्स हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देखिए, हमारे पास एक वेव इधर से आ रही है और एक ये दूसरी वेव आ रही है। ठीक है, यहाँ पे जो E01 है वो फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड है, जो E02 है वो सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड समझते हो? देखो, ये अगर वेव है ना, तो वेव का ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल्स का, यहाँ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो जितना एम्पलीट्यूड बड़ा होता है उतनी वेव की या लाइट की इंटेंसिटी भी ज़्यादा होती है। तो इन दोनों की अपनी अपनी इंटेंसिटी है, दोनों वेव्स की। यहाँ पर इस पॉइंट पर ये इंटरफेयर कर रहे हैं, स्क्रीन पे देखते रहो आप साथ साथ। तो यहाँ पे जो नेट एम्पलीट्यूड होगा और जो नेट इंटेंसिटी होगी लाइट की, वो क्या होगी? देखो, जो एम्पलीट्यूड है उसको हम ER से रिप्रेजेंट करेंगे, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है उसको IR से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये दो फॉर्मूले आपको अच्छे से अभी कॉपी पे लिख के देखने हैं, रिवाइज करने हैं, मैं बता रहा हूँ। तो जब आपने एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना है, तो जैसे आप वेक्टर्स वाला फॉर्मूला लगाते थे ना, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट, वो सेम वही फॉर्मूला है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा वाला फॉर्मूला होता था ना, अंडर रूट डाल के, सेम वही फॉर्मूला है। तो फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकेंड वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू E01 E02 इंटू कॉस फाई। ये फाई जो है ये दोनों वेव्स का फेज डिफरेंस है। मैंने आपको फेज डिफरेंस समझाया था कि दो वेव्स जो हैं उनका क्रेस्ट और ट्रफ अगर इकट्ठा पहुंचेगा एक ही पॉइंट पे तो फेज डिफरेंस 0 होगा। लेकिन अगर वेव्स थोड़ी सी आगे पीछे हैं, एक थोड़ी आगे चल रही है, थोड़ी पीछे, तो एक फेज डिफरेंस आएगा फाई, जिसकी वैल्यू हमें ना रेडियंस में, जैसे π/2 रेडियन, पाई रेडियन ऐसे गिवन होती है। या अगर हम डिग्रीज में भी बात करें तो डिग्रीज में भी हमें फेज डिफरेंस गिवन हो सकता है। तो जस्ट यहाँ पे फेज डिफरेंस पुट करना है, दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड पुट करने हैं, यू विल गेट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ऐसे रिजल्टेंट इंटेंसिटी के लिए ना ये अंडर रूट नहीं आएगा, क्योंकि जो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है ना, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो जब आप इसका यहाँ स्क्वायर करोगे इधर से अंडर रूट उड़ जाएगा, और ये हमारे पास फॉर्मूला आएगा नीचे वाला इंटेंसिटी के लिए। याद रखना, इंटेंसिटी वाले फॉर्मूले में अंडर रूट नहीं डालना ऊपर। तो होता है फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी प्लस सेकेंड वेव की इंटेंसिटी प्लस 2 इंटू, अभी अंडर रूट आएगा I1 I2 कॉस फाई। तो ये फॉर्मूला याद रखना। इसके बाद ये फाई की वैल्यूज़ हैं सारी, जैसे मैंने बताया, रेडियंस में भी गिवन हो सकती हैं और डिग्रीज में भी गिवन हो सकती हैं। इसके अलावा अगर स्पेशल केस है इस फॉर्मूले का, अगर हमारे पास दोनों लाइट वेव्स की इंटेंसिटी बराबर हो जाए, दोनों की इंटेंसिटी अगर I0 है, अगर YDSC का क्वेश्चन आएगा ना, ऐसे लिखा हो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपने दोनों वेव्स की इंटेंसिटी बराबर ही लेके चलनी है। तो उस केस में बच्चे हमारे पास ये फॉर्मूला ऐसे चेंज हो जाता है, याद रखना है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज़ 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2। डायरेक्टली यहाँ पे 5 पुट करने से आपको पता चलेगा। अब यहाँ पे ना कई बार हमें जो फेज डिफरेंस होता है फाई, उसको पाथ डिफरेंस में चेंज करना पड़ता है। जिन बच्चों ने लेक्चर देखे हैं मेरे, उनको पता है कि दोनों में क्या रिलेशन होती है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ। अगर आपको फेज डिफरेंस पता है रेडियंस में, आप डेल्टा निकालना चाहते हो पाथ डिफरेंस, तो आपको λ/2π के फैक्टर से फाई को मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि फॉर्मूला आपके सामने है। देखिए नीचे एग्जाम्पल, उल्टा भी कर सकते हैं। अगर आपको डेल्टा गिवन है पाथ डिफरेंस और आपने फेज डिफरेंस निकालना है, तब भी आप यहीं पुट करके फाई निकाल सकते हैं। जैसे नीचे एग्जाम्पल देखिए, किसी क्वेश्चन में हमें पाथ डिफरेंस डेल्टा, देखो बार बार बता रहा हूँ, डेल्टा क्या है? पाथ डिफरेंस। यहाँ पे दोबारा से लिख देते हैं कि इट इज़ ए पाथ डिफरेंस, ताकि आपको समझ आए। तो डेल्टा इज ए पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। ठीक है, चलिए, तो अगर आपको डेल्टा गिवन है किसी क्वेश्चन में,
आपने क्या करना है, यहाँ पे जैसे लैम्डा बाई 3, डेल्टा ना हमेशा इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्डा की टर्म्स में दिया होता है, तो लैम्डा को यहाँ पे आपने पुट करना है लैम्डा बाई 3, इधर लैम्डा बाई 2 पाई का फैक्टर है या ये ऐसे आ गया नीचे, और यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा और ये 2 पाई का फैक्टर ऊपर चला जाएगा और 5 की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई बाई 3। तो इस तरह से अगर आपको डेल्टा पता है आप 5 निकाल सकते हो। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, अगर मान लो डेल्टा लैम्डा बाई 2 दिया होता, मैं यहाँ पे पुट करता, सॉल्व करता, तो 5 पाई आता। तो ये रिलेशन याद रखनी है, रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस फॉर वन साइकिल इफ डेल्टा इज लैम्डा, फाई इज 2 पाई, जस्ट इन दोनों को डिवाइड करके हम ये रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। अब एक क्वेश्चन देखते हैं सिंपल सा, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी डिस्कस करा है, फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। हमारे पास YDSC में एक पॉइंट पर स्क्रीन के ऊपर जहाँ दो वेव्स इंटरफेयर कर रही हैं, वहाँ पे फेस डिफरेंस हमें गिवन है 60 डिग्री, वहाँ पे हमें इंटेंसिटी बतानी है, नेट इंटेंसिटी। व्हाट इज इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर टू वेव्स हैव फेस डिफरेंस 60 डिग्री, सीधा सीधा क्वेश्चन है। तो हमारे पास अब YDSC बोल दिया, तो YDSC में आप ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। मैं फिर से लिख रहा हूँ, यहाँ लिखा भी हुआ है, हाईलाइट कर देते हैं ये फॉर्मूला, दोबारा से देखिए, 4I0 cos स्क्वायर फाई बाई 2, तो इसको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। अब उसने बोला जी 60 डिग्री का हमारे पास फेस डिफरेंस है। अब जब आपने यहाँ पे 5 पुट करना है ना, आप उसको रेडियंस में कन्वर्ट करिए। कैसे? 60 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। 60 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है। 60 को ध्यान से देखिए स्क्रीन पे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ 180 है, यहाँ 60 है, 3 का फैक्टर नीचे बचेगा, तो 5 के वैल्यू पाई बाय 3, इसको आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं आपको कन्वर्ट, आप डायरेक्टली 60 पुट करते तो cos 30 आ जाता, cos 30 की वैल्यू आपको पता है, उसका स्क्वायर करते तब भी आंसर आ जाता। बट वैसे जनरली हमारे पास फाई रेडियंस में गिवन होता है, अगर डिग्रीज में भी गिवन है नो प्रॉब्लम। तो इस तरह से हमने वैल्यू पुट करी, cos 30 की वैल्यू आपको पता है √3/2 होती है, उसका स्क्वायर करेंगे 3/4 आएगा, यहाँ 4 से 4 कैंसिल आ गया और 3I0 आंसर आ गया। कितना आसान है। एक और देखो अगर हमें फाई 90 डिग्री दिया हो, मैं डायरेक्टली पुट कर दिया cos स्क्वायर 90 डिग्री बाई 2, अब 90 डिग्री बाई 2 मतलब 45 हो जाएगा, तो cos स्क्वायर 45 डिग्री। अब cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? cos 45 की वैल्यू पता है ना, cos 45 डिग्री 1/√2 होता है। तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे इधर भी और इधर भी, तो ये क्या बनेगा 1/2। तो ये 1/2 का फैक्टर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 4 × I0/2, तो इसको सॉल्व करके आंसर आएगा 2I0। तो इस तरह से बच्चे हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ध्यान से समझो फिर से, हमें इस क्वेश्चन में फेज डिफरेंस गिवन है और हमें नेट इंटेंसिटी निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है। अब इसमें क्या बोला गया है, कह रहा है अब जो दो लाइट वेव्स है ना, उनकी ये इंटेंसिटीज हैं, ये गिवन है। ध्यान से देखो स्क्रीन पे क्या है, फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी I मानी गई है, सेकंड वेव की इंटेंसिटी 4I, मतलब उसका 4 टाइम्स, पहली वाली का 4 टाइम्स है, ठीक है इंटेंसिटी। तो इस तरह से हमें गिवन है, हमें क्या निकालना है, हमें बोला गया है कि जो पाथ डिफरेंस है बिटवीन द वेव्स रीचिंग एट पॉइंट P इज़ λ/4। फर्स्ट पार्ट में λ/4, सेकंड पार्ट में λ/6। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, हमें निकालना है अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी और रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी, दोनों फॉर्मूले हमें लगाने पड़ेंगे। अब सबसे पहली बात, यहाँ पे ना हमें डेल्टा गिवन है λ/4। जब भी आपको इन टर्म्स ऑफ लैम्डा गिवन होगा ना, पाथ डिफरेंस होगा वो डेल्टा, तो डेल्टा को पहले फाई में चेंज करना है। कैसे करना है अभी जो रिलेशन मैंने बताई थी, क्या थी वो रिलेशन, रिकॉल करेंगे, ये लिखी हुई है, फिर से लिखूंगा मैं यहाँ पे, डेल्टा इज इक्वल टू λ/2 पाई × 5। तो यहाँ पे डेल्टा की जगह पे आपको λ/4 पुट करना है, जो मैंने यहाँ पे करा है। ये λ/6 के लिए करा है, यहाँ λ/4 के लिए करा। तो यहाँ λ/4 पुट करा मैंने, इधर λ/2 पाई है ही, तो यहाँ ये लैम्डा से लैम्डा कट गया, 2 पाई से 2 पाई नहीं कटेगा, 2 से 4 कटा, 2 बचा, तो 5 का आंसर आ गया π/2। इसको पुट करेंगे cos π/2, cos π/2 तो 0 होता है, cos 90 डिग्री तो 0 होता है। तो जब आप यहाँ पे cos 90 की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपके पास सिंपली ये पार्ट बचेगा। इस पार्ट में हमें दोनों के एम्पलीट्यूड्स को पुट करना है। अभी देखिए कैसे होगा,
आपको ये पता है कि इंटेंसिटी अगर 4 टाइम्स है तो एम्पलीट्यूड 2 टाइम्स होगा। ये समझने वाली बात है। यहाँ पे हमें इंटेंसिटी गिवन थी, एम्पलीट्यूड गिवन नहीं था। तो फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड अगर हम ए मान लें, सेकंड का एम्पलीट्यूड 2a होगा, तभी जब आप एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करोगे तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स आई बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक एम्पलीट्यूड ए पुट करना है, दूसरा 2a पुट करना है, तो दोनों पुट करके आंसर आ गया √5a। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, फिर से समझिए। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हमें इंटेंसिटी 4i दे रखी है, अगर मैं दोनों तरफ √ ले लूँ तो आंसर आएगा 2√i। तो √i की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, 2a, क्योंकि √i a है। तो यहाँ पे हमारे पास एम्पलीट्यूड 2a सब्स्टिट्यूट करने के बाद आंसर आ गया √5a। इसी तरह से जब आपको इंटेंसिटी निकालनी है तो ये फॉर्मूला लगेगा, आपके सामने है। यहाँ पे आप cos फाई की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो सिंपली i1 i और i2 4i पुट करके 5i हमारा आंसर आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको CBSE बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव एंड नो इंटरफेरेंस जो हम अभी अप्लाई कर रहे हैं, हम बेसिकली फाई की वैल्यू पुट कर रहे हैं, बट इसके अलावा डायरेक्ट कंडीशंस भी हमें याद रखनी है जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, मैं रिकॉल करवा रहा हूँ। देखो, अगर हमारा फेस डिफरेंस 2n पाई होगा दो वेव्स के बीच का, n इंटीजर है जो 0 से शुरू हो रहा है, या डेल्टा n लैम्डा के बराबर होगा, n इंटीजर है, तो हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, याद रखना। मतलब आपको स्क्रीन पे मैक्सिमा मिलेगा, या आप बोल सकते हो ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। स्क्रीन पे ना ऑल्टरनेट पैटर्न ऑफ फ्रिंजेस होता है, तो मैक्सिमा के लिए या ब्राइट फ्रिंज के लिए फेस डिफरेंस 2n पाई चाहिए और पाथ डिफरेंस n लैम्डा चाहिए, दोनों एक ही बात है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए या डार्क फ्रिंज के लिए हमारे पास फेस डिफरेंस 2n-1 पाई चाहिए। वहाँ 2n पाई था, n की वैल्यू जब आप 1 2 3 पुट करोगे तो इवन नंबर्स आएंगे। यहाँ है 2n-1, जब n की वैल्यू 1 2 3 पुट करोगे ऑड नंबर्स आएंगे। तो जब फाई की वैल्यू 2n-1 पाई, स्क्रीन पे लिखा हुआ है 2n-1 पाई होगा, तो आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगी। इन टर्म्स ऑफ लैम्डा ये आएगा 2n-1 λ/2, हाफ वेव लेंथ। ठीक है, जैसे λ/2 अगर आप देखो यहाँ पे, अगर मैं n को यहाँ पे 1 पुट करूँ तो हमारे पास आएगा λ/2। अगर मैं n को यहाँ पे 2 पुट कर दूँ तो आंसर आएगा 3 λ/2। इसी तरह से 5 λ/2। ये सब क्या है, ये हैं हाफ फ्रैक्शन वेवलेंथ है साथ में। ठीक है ना, देखो λ/2 तो हाफ वेवलेंथ है, 3 λ/2 का मतलब है कि एक वेवलेंथ कंप्लीट है और एक आधी वेवलेंथ है। तो अगर 3 λ/2 आपने लिखना है तो इसको आप ऐसे भी लिख दो, λ + λ/2। मतलब एक तो वेवलेंथ कंप्लीट है, मतलब एक साइकिल तो कंप्लीट जा रहा है पूरा, साथ में आधा साइकिल बचा। तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन होती है, इनको याद रखना, ये आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करने में काम आएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्रीन के ऊपर पोजीशंस ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, वो कैसे निकालनी है। तो ये फॉर्मूले सारे याद रखने हैं। ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशंस होती हैं n λd/d। यहाँ पे लैम्डा वेवलेंथ है, कैपिटल D ये डिस्टेंस होता है स्क्रीन और दोनों सोर्सेज के इन बिटवीन, स्मॉल d दोनों सोर्सेज का अपना डिस्टेंस होता है स्मॉल d। ठीक है, तो ये फैक्टर जो है ना λd/d, इसको फ्रिंज वेट भी बोल देते हैं बीटा। तो ये n × λd/d y की पोजीशंस हैं, मतलब वो लोकेशंस हैं स्क्रीन के ऊपर जहाँ जहाँ आपको ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगी। अगर आप n को 0 पुट करोगे तो सेंटर में पहुँच जाओगे स्क्रीन के, यहाँ पे ओरिजिन पे, वहाँ सेंटर ब्राइट फ्रिंज होती है। इसी तरह से थोड़ा ऊपर जाएंगे, ब्राइट मिलेगी, एक और ब्राइट मिलेगी, एक और ब्राइट मिलेगी, तो वो कितने कितने डिस्टेंस पे मिलेगी, yn, वो डिस्टेंस हमें बताएगा। यहाँ पे जस्ट आपको ये 3 फैक्टर पुट करने हैं और n की वैल्यू तो 0 1 2 3 5 ऐसे चलता जाएगा और इस तरह से आपको वहाँ पे पैटर्न मिलता रहेगा। डार्क फ्रिंज के लिए ये फॉर्मूला कैसे चेंज होता है, पोजीशन ऑफ द डार्क फ्रिंज इज ऑन द स्क्रीन आइदर साइड ऑफ पॉइंट P, तो पॉइंट O आना है, दोनों साइड पॉइंट O के दोनों साइड पे डार्क फ्रिंजेस कहाँ होती हैं। देखो, तो इसके लिए ऊपर वाले फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है। देखो, λd/d का फैक्टर तो दोनों जगह है, लेकिन यहाँ जो इंटीजर वाला फैक्टर है वो है 2n-1/2, इसको याद रखना है। अब फिर देखो, यहाँ पे जब आप 1 पुट करेंगे तो 1/2 का फैक्टर आएगा। बेसिकली ये हाफ इंटेग्रल मल्टीपल्स हैं सारे। जब आप n को 2 पुट करोगे तो 3/2 का फैक्टर आएगा, ये आपको समझ आ रहा है। तो ये फैक्टर बस चेंज हो रहा है। ब्राइट के लिए यहाँ n आएगा, याद रखो, डार्क के लिए यहाँ 2n-1/2 आएगा। इस तरह से पोजीशंस आपको मिलेंगी और ये बीटा का एक्सप्रेशन है फ्रिंज विड्थ का। अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है एक क्वेश्चन, बड़ा इजी क्वेश्चन है और ये हमें पूछा जाता है CBSE बोर्ड में। तो लेट अस सी,
पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो लेट अस रीड द स्टेटमेंट। लेज़र लाइट ऑफ वेवलेंथ 630 नैनोमीटर, एन मतलब नैनोमीटर, इंसिडेंट ऑन ए पेयर ऑफ स्लिट्स इन YDSC का क्वेश्चन है। बीटा हमें दे रहा है 8.1 mm। ए सेकेंड लाइट, कोई और लाइट हमने यूज़ कर ली, उस केस में बीटा आ रहा है 7.2 mm। ठीक है, तो बीटा यहाँ पे ना थोड़ा सा डिक्रीज़ हो गया है। फाइंड द लैम्डा ऑफ सेकेंड वेवलेंथ। तो पहला तो यहाँ पर ये हिंट है कि यहाँ लैम्डा 630 नैनोमीटर से छोटा आएगा। अब सोचो क्यों छोटा आएगा? इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो फ्रिंज विड्थ बीटा है वो डिक्रीज़ हो गई है, और फॉर्मूला क्या था बीटा का? लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। तो अगर लैम्डा जो कि बीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो डिक्रीज़ करेगा तो बीटा डिक्रीज़ करेगा। यहाँ हमें देख के पता चल रहा है कि बीटा डिक्रीज़ कर रहा है, तो मतलब लैम्डा भी छोटा आएगा। अब है बड़ा आसान, यही फॉर्मूला लगेगा। फर्स्ट वेवलेंथ के लिए बीटा का फॉर्मूला लिखो, सेकंड वेवलेंथ के लिए लिखो, कैपिटल डी और स्मॉल डी सेम रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला ही नहीं है, सिर्फ वेवलेंथ चेंज करने के लिए बोला है। तो इसलिए वेवलेंथ के साथ 1 और नीचे लगाया 2, दोनों को डिवाइड करा, ये रेशो आ गई, सीधी सी रेशो आ गई। अब इस रेशो में आप सब्स्टिट्यूट कर दो सारी वैल्यूज जो जो आपके पास हैं, और आपको लैम्डा निकालना है, सॉल्व करके आएगा 560 नैनोमीटर। तो सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, इसमें क्या हो रहा है? लेट अस सी क्या हो रहा है इसमें। इसके अंदर जी हमारे पास YDSC के अंदर फ्रिंज विड्थ फिर से गिवन है 2.4 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर उसकी वैल्यू है। रेड लाइट यूज़ करी थी जब हमने 6400 एंगस्ट्रॉम उसकी वेवलेंथ थी। बाय हाउ मच विल इट चेंज विद ब्लू लाइट? अगर हम कह रहे हैं कि लैम्डा की जगह ब्लू लाइट यूज़ कर लें, रेड की जगह ब्लू लाइट यूज़ कर लें, जिसकी वेवलेंथ ये है 4000 एंगस्ट्रॉम, तो उसमें पूछा है चेंज कितना आएगा बीटा में। तो अब चेंज है तो मतलब β2 माइनस β1 निकालना है, तो पहले β2 निकाल लो सेम उसी मेथड से। तो ये हमारे पास रेशो है, वही सेम रेशो। इस रेशो को डायरेक्टली लिख सकते हो हमेशा आप, 2 के सामने 2 आएगा, 1 के सामने 1 आएगा, बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे दोनों की वेवलेंथ हमने पुट करी और 0.6 का फैक्टर आ गया, तो β2 इज़ 0.6 टाइम्स β1, तो आंसर ये आया β2 का। इस β2 के आंसर को हमने यहाँ पे पुट करा, β2 माइनस β1 यहाँ से उठाया, जस्ट दोनों को माइनस करा, एंड दिस इज़ द आंसर। ऐसे करना है हमें, ठीक है। चेंज पूछा है ना, तो ऐसे करना पड़ेगा। अब यहाँ आंसर वैसे आपका नेगेटिव आएगा, बिकॉज मैंने छोटी वेवलेंथ आगे रख लिया, आप उल्टा कर सकते हो, आपको चेंज बताना है। तो 2.4 माइनस 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴, ये आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप इसमें क्या करा गया। अब इसमें क्या चेंज, इसमें कुछ और चेंज करा है। मतलब इस फॉर्मूले से ना आपको कुछ भी चेंज करने के लिए बोला जा सकता है, और चेंज इन फ्रिंज विड्थ पूछा जा सकता है, वही सिंपल क्वेश्चन। बस स्टेटमेंट रीड करनी है, बाकी आपको समझ आ जाएगा। कह रहा YDSC के अंदर फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड एट स्क्रीन प्लेस एज डिस्टेंस D इफ द स्क्रीन इज मूव्ड। नाउ द स्क्रीन इज मूव्ड बाय स्मॉल डिस्टेंस विच इज 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर टूवर्ड्स द स्लेट्स है ना। तो ऐसे इधर मूव करी है, ये हमारी स्क्रीन थी, इसको इधर मूव करा है बाय दिस स्मॉल चेंज, ठीक है। तो जितना हम D डिक्रीज़ करेंगे ना, उतना बीटा हमारा भी डिक्रीज़ होगा, बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे आपके सामने है, तो बड़ा आसान है, β2 माइनस β1 निकालना है। दिस इज फॉर्मूला फॉर β2, दिस इज फॉर्मूला फॉर β1। अब लैम्डा सेम रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में लैम्डा चेंज करने के लिए नहीं बोला। अगर दोनों चीज़ें चेंज करने के लिए बोली जाएँ तो यहाँ पर भी आप 2 1 लगाएंगे और वो फैक्टर आएगा। तो जस्ट अभी दोनों को माइनस करना है, इन दोनों को, तो ये फॉर्मूला बना है। इसमें D2 माइनस D1 हमें गिवन है, ये डायरेक्टली हमें जो गिवन है ना, ये वो है जितने डिस्प्लेसमेंट से हमने इसको मूव करा है। तो आप देख सकते हैं ये डायरेक्टली हमने इसके सामने ये डेल्टा D है, जितना आपने D में चेंज लेके आए हो, बाकी लैम्डा एज इट इज़ रहेगा। तो ये हमें गिवन था β2 माइनस β1, ये हमें गिवन है। चेंज इन फ्रिंज विड्थ इज दिस मच गिवन है, और हमें निकालना था इसमें कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, तो यहाँ से लैम्डा आ जाएगा 6000 एंगस्ट्रॉम। तो इतना इजी क्वेश्चन था, लेकिन एग्ज़ाम में ना इसको सोचना पड़ता है, भूल जाती हैं चीज़ें। तो अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे फिर चीज़ें आपको याद रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या करा अभी। इसमें हमने इस पूरे YDSC के अपरेटस को वाटर के अंदर इमर्ज कर दिया। तो जब भी हम पूरे अपरेटस को किसी दूसरे लिक्विड या मीडियम के अंदर लेके जाएंगे तो क्या होगा, वेवलेंथ चेंज होगी लाइट की। लाइट की वेवलेंथ मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है।
अगर आप किसी मीडियम के अंदर लाइट की वेवलेंथ लिखना चाहते हो तो वो वैक्यूम वाली वेवलेंथ को उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करके आप बता सकते हो। फॉर्मूला बताता हूँ, ये तुम्हारे सामने लिखा है। जब भी लाइट एक मीडियम से, वैक्यूम से दूसरे मीडियम में जाती है उसकी वेवलेंथ डिक्रीज हो जाती है। वैक्यूम में वेवलेंथ अगर हमने लैम्डा वी मानी, मीडियम के अंदर हमने लैम्डा एम मानी, तो इन दोनों को अगर आपस में रिलेट करना है तो मीडियम के अंदर वेवलेंथ होती है वैक्यूम वाली वेवलेंथ डिवाइड बाय म्यू, याद रखना। तो अगर वेवलेंथ म्यू के फैक्टर से रिड्यूस होगा तो बीटा भी डायरेक्टली म्यू के फैक्टर से ही रिड्यूस होगा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो इस क्वेश्चन में लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ था, तो 6000 एंगस्ट्रॉम को मैंने वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसके अंदर हमने उसको डाला, लिक्विड वैसे बोला है वाटर होता है क्योंकि 4.3 मुझे पता वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जब हमने इसको उसके अंदर डाला तो हम क्या करेंगे, 6000 एंगस्ट्रॉम को 4/3 से जस्ट डिवाइड कर देंगे, तो ये आंसर आएगा 18000 डिवाइड बाय 4। इसको अब यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो लैम्डा एम जब आपने लिखना है, सॉरी बीटा एम जब आपने लिखना है उसका ये फॉर्मूला है। तो बीटा एम बाय बीटा, ये देखो ये बीटा का फॉर्मूला, ये बीटा एम का फॉर्मूला। बीटा एम का मतलब फ्रिंज विड्थ ऑफ YTSC पैटर्न इनसाइड द एम, इनसाइड द मीडियम, एम मतलब मीडियम। तो बीटा एम लैम्डा एम इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, दोनों को डिवाइड करा, डिवाइड करके ये आंसर आया। यहाँ लैम्डा एम जो यहाँ पे निकाला था ना, ये वाला मैंने ऐसे पुट कर दिया, और नीचे वाला लैम्डा तो है ही है, उसको भी पुट कर दिया, सॉल्व करा, 3/4 का फैक्टर आ गया। तो बीटा एम इज़ 3/4 टाइम्स 2mm। ये 2mm कहाँ से आया, क्वेश्चन में गिवन है कि भाई हमारे पास इतना बीटा था 2mm, तो 2mm यहाँ पे ओरिजिनल बीटा पुट करा, ओरिजिनल फ्रिंज विड्थ, और सॉल्व करके 1.5mm है। तो डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, बड़ा इजी था ये तुम्हारे सामने। तो अगर हमें ग्लास के अंदर, ये ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, अगर क्वेश्चन होता है कि हम ग्लास के अंदर डाल देते हैं इसको पूरे के पूरे ऑपरेटर्स को, तो क्या होगा, तो आप सीधा निकाल सकते हो किसी भी मीडियम के अंदर फ्रिंज विड्थ आउटसाइड द मीडियम, किसी भी मीडियम के अंदर फ्रिंज विड्थ इज बीटा डिवाइड बाय म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, ठीक है। तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है जी। इन YDSC we have these parameters given. The distance of the fourth dark fringe from center fringe is given. Fourth dark from central. Find lambda. तो अब फोर्थ डार्क के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ये nth डार्क के लिए फॉर्मूला है। अभी मैंने बताया था ना nth डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस ऑन द स्क्रीन, तो यहाँ पे ये फैक्टर आता है। इसमें आपको n को 4 पुट करना है, फोर्थ डार्क बोला है, तो जब आप करेंगे 7/2 आएगा। लैम्डा d/d वैसे ही आया, yn गिवन है, सारा कुछ पुट करके जो वैल्यूज़ हैं ये आंसर आ जाएगा, सीधा क्वेश्चन है। तो फोर्थ डार्क के लिए इस फॉर्मूले में n को 4 पुट करो, सेवन्थ डार्क का डिस्टेंस निकालना है, इस फॉर्मूले में n को 7 पुट कर दो, सीधा फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। ऐसे आगे देखो, इसमें हमारे पास क्या कह रहा है कि भाई 2 वेवलेंथ्स हैं। एक है हमारे पास लैम्डा 1 6000 एंगस्ट्रॉम, फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज जो है पैटर्न के अंदर, फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज वो सिक्स्थ ब्राइट फ्रिंज के साथ कोइंसाइड करेगी जब हम लैम्डा को चेंज करेंगे। मतलब वो कह रहा है अगर 6000 की जगह कोई और लैम्डा 2 यूज़ कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज जहाँ पे पहले बन रही थी उसकी जगह अभी क्या बन रही है, सिक्स्थ ब्राइट फ्रिंज बन रही है। जहाँ पहले फिफ्थ बन रही थी अब वहाँ सिक्स्थ बन रही है। ऐसा क्यों होगा, बेसिकली बीटा रिड्यूस हो चुका है, फ्रिंजेस पास आ चुकी हैं। जहाँ पहले 5वीं फ्रिंज बन रही थी अब वहाँ 6ठी बन रही है ड्यू टू सेकेंड वेवलेंथ। तो वो लैम्डा 2 आपको निकालना है, ये क्वेश्चन है। तो बड़ा आसान है, ये फिफ्थ ब्राइट का फॉर्मूला है, n लैम्डा d/d होता है, ये सिक्स्थ ब्राइट का फॉर्मूला है। लेकिन इधर लैम्डा 1 आएगा, इधर लैम्डा 2 आएगा, दोनों कोइंसाइड करनी है, दोनों को इक्वेट कर दो। इक्वेट करके ये फैक्टर कट जाएंगे और लैम्डा 2 यहाँ से तुम्हारे पास आ जाएगा सीधा सीधा। तो ये क्वेश्चन हो भी गया, बस इतना सा काम था। ऐसे ही अगर बोला जाए फिफ्थ डार्क फ्रिंज के साथ सेवन्थ ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड कर रही है, सेकंड एग्जांपल, तो इधर मैंने डार्क का फॉर्मूला लिख दिया, इधर मैंने ब्राइट का फॉर्मूला लिख दिया। डार्क का फॉर्मूला होता है 2n - 1/2 लैम्डा d/d, ये फैक्टर ना दोनों जगह सेम ही है। यहाँ लैम्डा 1 आएगा, यहाँ लैम्डा 2 आएगा, इनको इक्वेट करके n की वैल्यू 5 पुट करो, यहाँ पे n की वैल्यू 7 पुट करो, ये इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे एंड यू विल गेट लैम्डा 2 इन टर्म्स ऑफ लैम्डा 1। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं YDSC के ऊपर। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, करके जाने हैं पेपर में। अगला क्वेश्चन देखो, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
ये CBSE बोर्ड में पहले पूछा गया है। इसके अंदर वो कह रहा है कि भाई हमारे पास दो वेवलेंथ्स हैं ऑलरेडी गिवन, कैपिटल D इज गिवन, स्मॉल d इज ऑल्सो गिवन। वी नीड टू कैलकुलेट द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज, जो हमारा मिड पॉइंट होता है वहाँ से कम डिस्टेंस हमें निकालना है, लीस्ट डिस्टेंस, वेयर द ब्राइट फ्रिंज ऑफ टू वेवलेंथ्स कोइंसाइड, जहाँ दोनों की ब्राइट फ्रिंज सबसे पहले कहाँ पे जाके कोइंसाइड करेंगी, बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगी। तो ये क्या करना है, लीस्ट डिस्टेंस के लिए ब्राइट फ्रिंजेस बोल रहा है, तो पहले तो फॉर्मूला है n लैम्डा d बाय स्मॉल d, बट लीस्ट डिस्टेंस के लिए एक साइड पे आपको n लिखना है, दूसरी साइड पे आपको n+1 लिखना है, मतलब उससे नेक्स्ट वाली फ्रिंज, ये इसका मतलब है। तो दोनों साइड वेवलेंथ डिफरेंट आएगी क्योंकि दो वेवलेंथ गिवन है क्वेश्चन में। कैपिटल D नहीं चेंज करा क्वेश्चन के अंदर, स्मॉल d भी हमने चेंज नहीं करा, वो भी वही है जो पहले केस में था। तो सिंपली आपको एक तरफ n और एक तरफ n+1 लिखना है और इनको इक्वेट करके सिंप्लीफाई करके, देखो बहुत आसान है, लैम्डा 2 पुट करा 600, लैम्डा 1 पुट करा 800, 8n आ गया, इधर 6n+6 आ गया, 2n इज इक्वल टू 6 आ गया, n इज इक्वल टू 3, मतलब थर्ड फ्रिंज है वो, किसके कॉरस्पॉन्डिंग, लैम्डा 1 के कॉरस्पॉन्डिंग। 600 नैनोमीटर वाली लैम्डा 2 है, 800 नैनोमीटर वाली लैम्डा 1 है, तो 800 नैनोमीटर वाली के कॉरस्पॉन्डिंग थर्ड फ्रिंज हमारी कोइंसाइड करी है दूसरे वाली की फोर्थ के साथ, सबसे पहले लीस्ट के लिए n+1, तो बस n3 आ गया, हमें वो डिस्टेंस निकालना है, अब यहाँ पे वो n आपको पुट करना है। n पुट करा मैंने, लैम्डा 1 800 नैनोमीटर, देख लो 10⁻⁹ नैनोमीटर के कारण आया। ये कैपिटल D 1.4 पुट करा, ये स्मॉल d पुट करा, मीटर में चेंज करके 12 मिलीमीटर आंसर आया, दिस इज द थिंग। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन करके जाने हैं। कंपैरिजन ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा होता है जहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनती है उसको मैक्सिमा बोल देते हैं, मिनिमा जहाँ पे डार्क फ्रिंजेस बनती हैं, वहाँ पे क्या लाइट की इंटेंसिटी है उनका कंपैरिजन करना है। कैसे करना है, देखो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है वो दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड को ऐड कर दें, उसका स्केयर करें, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि मैक्सिमम इंटेंसिटी वहाँ पे मिलेगी जहाँ दोनों के एम्पलीट्यूड आपस में ऐड होंगे, ठीक है। मिनिमम इंटेंसिटी आपको लाइट की वहाँ मिलेगी जहाँ दोनों के एम्पलीट्यूड आपस में सबट्रैक्ट होंगे, तो इसलिए मिनिमम इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 - A2 होल स्क्वायर। A1 इज द एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव, A2 इज द एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंड वेव, याद रखना। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं तो हमारे पास I max by I min, ये रेशो A1 + A2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय A1 - A2 होल स्क्वायर के बराबर आती है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो हम यहाँ पर A2 स्क्वायर ऐसे कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ बचता है A1 by A2 + 1, यहाँ बचेगा A1 by A2 - 1, तो A2 स्क्वायर कैंसिल होगा। ये A1 by A2 जो है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, स्मॉल r, इसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड रेशो, सिंपल A1 by A2 स्मॉल r एम्पलीट्यूड रेशो। तो I max by I min का फॉर्मूला बन गया एम्पलीट्यूड रेशो +1 अपॉन एम्पलीट्यूड रेशो -1 का होल स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है नीचे भी स्क्वायर लगा हुआ है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला फॉर्मूला। जब भी आपको ये एम्पलीट्यूड की रेशो दी होती है डायरेक्टली इस फॉर्मूले में पुट करो, मिनिमम और मैक्सिमम इंटेंसिटी की रेशो आपके पास आ जाएगी। अब ये जो स्मॉल r है ये कैसे कैसे गिवन हो सकता है या कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो स्मॉल r दोनों एम्पलीट्यूड की रेशो के बराबर होता है, दोनों की इंटेंसिटी की रेशो का अंडर रूट लोगे तब भी उसके बराबर होगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सो A1 की जगह अंडर रूट I1, A2 की जगह अंडर रूट I2, तो इसके बराबर होता है स्मॉल r। स्मॉल r W1 by W2 भी होता है। ये W1 क्या है, W1 एंड W2 इज स्लिट वेट्स, तो स्लिट विड्थ ना इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। स्लिट विड्थ मतलब जहाँ से लाइट आ रही है उसको कितना हमने ओपन करा, स्लिट है ना, ऐसे होल है, उसके अंदर से लाइट बाहर आ रही है, जितना बड़ा ओपनिंग होगी उतना ज़्यादा लाइट बाहर आएगी, तो स्लिट विड्थ जो है वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो याद रखने ये तीनों फॉर्मूले, देख लो स्क्रीन के ऊपर, इनको अच्छे से याद रखना है। अब ये सारे फॉर्मूले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में डायरेक्टली लगाएंगे। जैसे एक छोटा सा यहाँ क्वेश्चन भी करा हुआ है, यहाँ एक का एम्पलीट्यूड A है, दूसरे का एम्पलीट्यूड 2A है, और I max by I min पूछा है, तो पहले आप R निकाल लो। R क्या होगा, 2A by A विच इज़ 2। इस R को यहाँ पुट करो, 2 + 1, यहाँ आया 2 - 1, तो आंसर इज 9/1। सो इंटेंसिटी रेशो इज 9/1। चलो एक ऐसा ही क्वेश्चन,
इसमें हमें ये गिवन है, आई मीन बाय आई मैक्स गिवन होगा। कई बार ऐसे बोला जाएगा कि इन YDSC पैटर्न या इन इंटरफेरेंस पैटर्न द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी इज़ 25/9। तो इस तरह से मिनिमम टू मैक्सिमम इज़ 9/25, इस तरह से गिवन है। हमें निकालना है W1/W2। सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला तुम्हें बताया है। तो यहाँ पे आई मीन बाय आई मैक्स दिया हुआ है, पहले वहाँ से R निकालना पड़ेगा। तो इट इज़ R-1/R+1। देखो जब मिन ऊपर होगा तो -1 ऊपर होगा, जब मैक्स ऊपर रखोगे तो फिर +1 वाला फैक्टर ऊपर, ऐसे याद रखना, उल्टा मत कर देना इसको। तो R-1/R+1 का होल स्क्वायर इज़ 9/25। इसको सॉल्व करना है तो अंडर रूट ले लेंगे, यहाँ बन जाएगा 3/5। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, सॉल्व करके R की वैल्यू 4 आ गई है। तो अगर R आपके पास 4 आ गया, इसको यहाँ पुट करना है, R इज़ इक्वल टू W1/W2 अंडर रूट। तो यहाँ पे R की वैल्यू 4, W1/W2 ऐसे लिखा, दोनों तरफ स्केयर करा, W1/W2 की रेशो 16:1 होगी, तभी इंटेंसिटी रेशो 9:25 होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स हैं ये। सबसे पहला स्टेप क्या करा, दोबारा से देखो, हमने R फाइंड करा है, इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके हमने R फाइंड करा है, उस R को इससे कंपेयर करके हमने W1/W2 की रेशो फाइंड करी है। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन ना CBSE में डायरेक्टली पूछते हैं, पंजाब स्कूल एजुकेशन में भी, कि जब भी हम इंटरफेरेंस पैटर्न बनाते हैं ना, तो हम ये देखते हैं कि कहीं कहीं पर तो स्क्रीन में लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कहीं कहीं पे बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। तो लाइट आती कहाँ से है? क्या लाइट कहीं से ओरिजिनेट होती है? लाइट का ओरिजिनेट होने का मतलब है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने वायलेट कर दिया। लाइट कहीं से बनती नहीं है, जस्ट रीडिस्ट्रीब्यूट होती है लाइट स्क्रीन के ऊपर। तो इसका प्रूफ हमें बताना होता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन पढ़ो पहले, प्रूव दैट देयर इज नो वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये बताना है। तो बड़ा आसान है, ये हमारे पास दो सोर्सेज हमने माने, दोनों की इंटेंसिटी I0 मानी, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनेगा I0 + I0 + 2I0 I1 I2, है ना, I1 I2 होता है ना यहाँ पे, 2√I1 I2 cos phi। यहाँ पे हमने मैक्सिमम वैल्यू के लिए cos phi को 0 पुट करना है, तो ये आएगा 4I0। मिनिमम के लिए cos phi को तो यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए cos phi को हमें 1 पुट करना है, तो ये ऐड हो जाएंगे सारे फैक्टर और आंसर आएगा 4I0। मिनिमम इंटेंसिटी के लिए हमने cos phi को यहाँ पे -1 पुट करना है, तो -1 जब पुट करेंगे तो यहाँ पे I मीन आ जाएगा 0। अब एवरेज इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I0, मिनिमम 0। अगर हम एवरेज कैलकुलेट कर लें 4I0 + 0/2, वो बन रहा है 2I0, तो एवरेज इज़ 2I0। वैसे देखें, अगर हम बोल रहे हैं कि पैटर्न बना ही नहीं, जस्ट लाइट ना एक दूसरे के ऊपर जनरली इल्यूमिनेट हुई है, जैसे एक टॉर्च जलाई आपने, फिर एक दूसरी टॉर्च जला दी, पैटर्न थोड़ी नज़र आएगा, बट लाइट बढ़ जाएगी। तो उस केस में क्या होगा, तो हमारे पास दो सोर्सेज होंगे, उन दोनों की इंटेंसिटी सिंपली ऐड होती है, जनरल इल्यूमिनेशन में सिंपली ऐड होती है। तो यहाँ पे 2I0 आया, तो यहाँ पर भी नेट इंटेंसिटी 2I0 बन रही है, यहाँ पर भी एवरेज इंटेंसिटी 2I0। मतलब जो एवरेज इंटेंसिटी है ना, वो उतनी ही है जितनी सिंपली इल्यूमिनेशन से होनी थी। तो इस तरह से इसको प्रूव करना है। लाइट कहीं से आई नहीं है, कहीं पे गई भी नहीं है, जस्ट सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूट होती है इन YDSC एक्सपेरिमेंट। ये ना इंटेंसिटी पैटर्न मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बना के दिखाया था। ये डायरेक्टली एग्जाम में बनाने के लिए पूछा जाता है। इसमें 2-3 पॉइंट्स ध्यान देने वाले हैं कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में जो लाइट की इंटेंसिटी है वो इधर चल रही है, ठीक है, वाई एक्सिस की तरफ, वो हर फ्रिंज के लिए बराबर होती है। मतलब ऐसे जो पैटर्न की हाइट होगी ना, ये लाइट की इंटेंसिटी की हाइट, वो हर जगह सेम होगी, दे आर सेम इक्वल, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इस तरह से लाइट की इंटेंसिटी वेरी करती है, सिनोसॉइडल वेरिएशन, सिनोसॉइडल नहीं है वैसे, स्केयर है यहाँ पे। तो पोजीशंस का ध्यान रखना है। ये हमारा मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट के पास ये पहला डार्क फ्रिंज और यहाँ भी पहला डार्क फ्रिंज। तो जो फर्स्ट डार्क फ्रिंज है वो ½ λd/d डिस्टेंस पे होता है, मैंने आपको बताया भी थोड़ी देर पहले। और ये अगला, ये फर्स्ट मैक्स है, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है, ये सेंटर ब्राइट है, ये फर्स्ट ब्राइट का पॉइंट है, सेंटर ब्राइट फर्स्ट ब्राइट, इनमें डिस्टेंस कितना होता है λd/d का, तो ये λd/d आएगा। इसके बाद फिर 3/2 λd/d यहाँ, फिर यहाँ λd/2 λd/d, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। इधर प्लस लगाने हैं, इधर माइनस साइन लगाने हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। फिर है व्हाट विल हैपन इफ वाइट लाइट इज़ यूज्ड इन YDSC। तो सेंटर फ्रिंज ब्राइट बनेगी और वाइट बनेगी।
सेंटर फ्रिंज ब्राइट और वाइट इसलिए बनेगी क्योंकि वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, वो सारे के सारे ही सेंट्रल पॉइंट पे पहुंचेंगे बिना किसी पाथ डिफरेंस के, सब आपस में मिल जाएंगे, फिर से वाइट लाइट दे देंगे। इसके अलावा जो वायलेट कलर है उसकी फ्रिंज विड्थ छोटी होगी एज़ कम्पेयर टू रेड एंड देयर विल बी ओवरलैपिंग। सो सबसे पास वायलेट फ्रिंज बनेगी वाइट के बाद क्योंकि उसकी फ्रिंज विड्थ सबसे कम है। तो ये 2 पॉइंट आपने इस क्वेश्चन में लिखने हैं। डायरेक्टली बता रहा हूँ क्वेश्चन के आंसर कैसे करने हैं बस। तो मेरा यहाँ पे लेक्चर को रिकॉर्ड करने का पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप एग्जाम में ये क्वेश्चन करके आओ। समझने के लिए डिटेल लेक्चर जब मैं समझाता हूँ डेरिवेशन, मैं वहाँ पे बताता हूँ कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं, उनको देखना पहले ज़रूरी है। उसके बाद ये वाली वीडियोस जहाँ पे मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ उसके बाद देखनी है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। सस्टेन्ड का मतलब होता है ऐसा पैटर्न जो ख़राब ना हो, जो एक जगह पे बन गया वैसे ही रहे, सस्टेन्ड रहे, डिस्टर्ब ना हो। तो सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा जो हैं दे डू नॉट चेंज विद टाइम। इसके लिए कंडीशंस हैं कि जो 2 सोर्सेज ऑफ लाइट हैं दे मस्ट बी कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज का मतलब होता है कि उनका जो फेज डिफरेंस है या तो कांस्टेंट हो, कांस्टेंट तो पक्का ही हो, और वो टाइम के साथ चेंज ना करे। एक ही बात है, जो दोनों सोर्सेज की वेव्स है ना उनमें फेज डिफरेंस होता है। ऐसे वेव चलती है, दोनों की अपनी अपनी वेव चल रही है, तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहे, टाइम के साथ चेंज ना हो। जीरो भी चले, जीरो भी एक कांस्टेंट है, वो भी हो कोई बात नहीं, बट कांस्टेंट रहे, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ करनी है, लैम्डा सिंगल वेवलेंथ होनी चाहिए। मोनोक्रोमेटिक का मतलब फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम होनी चाहिए, एक ही बात है। द सोर्सेज शुड बी नैरो अदरवाइज देयर विल बी नो इंटरफेरेंस पैटर्न। नैरो सोर्सेज होने चाहिए, वो मैंने ना कुछ क्वेश्चंस बताए थे लास्ट लेक्चर में जिसमें मैं बीटा की डिस्कशन कर रहा था, उसमें आप देखना मैंने अच्छे से बताया कि अगर वाइड सोर्सेज होते हैं तो वहाँ पे हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बन पाता, ध्यान रखना। तो नैरो सोर्सेज चाहिए। लाइट वेव्स फ्रॉम 2 सोर्सेज शुड ट्रैवल नियरली द सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन में जानी चाहिए लाइट। डिस्टेंस बिटवीन 2 सोर्सेज शुड बी वेरी स्मॉल, इसको स्मॉल रखना है, ठीक है, एज कम्पेयर टू दिस कैपिटल D। और द वेव्स फ्रॉम द 2 सोर्सेज शुड हैव सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। तो ये पोलराइजेशन ऑफ लाइट आगे जाके भी पढ़ेंगे। तो बेसिकली अगर आप अनपोलराइज लाइट यूज़ कर रहे हो तो दोनों सोर्सेज से अनपोलराइज लाइट यूज़ हो। अनपोलराइज लाइट मतलब ऑर्डिनरी लाइट, पोलराइज क्या होती है हम पोलराइजेशन ऑफ लाइट में जाके पढ़ेंगे, अभी छोड़ दो आप इसको। कोहेरेंट सोर्सेज कैसे होते हैं, अगर दोनों वेव्स में सेम तरीके से साइकिल बढ़े और कम हो, इस तरह से दे आर इन फेस, उनको बोलते हैं कांस्टेंट फेस वाले। ये ना फेस डिफरेंस सेम रहेगा हमेशा। तो हम एक प्राइमरी सोर्स लेते हैं, उसको यूज़ करके फिर आगे 2 सोर्स बनाते हैं, तो इनको बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। ये थोड़ा सा लिखा हुआ है, या आप रीड कर लेना। हाउ कैन यू ऑब्टेन कोहेरेंट सोर्सेज। तो 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कैन नॉट बी कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, लाइट की जनरेशन है ना बड़ी रैंडम प्रोसेस है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्साइटेड स्टेट्स में जाते हैं एटम्स के अंदर, फिर ग्राउंड स्टेट में आते हैं। तो आप जो है 2 अलग अलग सोर्सेज की ये जो एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन है उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। किसी की एक्साइटेशन अभी हो रही है, उसकी आफ्टर सम नैनो सेकेंड्स हो जाएगी। तो क्या होगा कि जो 2 वेव ट्रेन जनरेट होंगी ना, दोनों सोर्सेज में से जो लाइट निकल उनकी वेव ट्रेन जनरेट होंगी, वो आपस में एक जैसी नहीं होंगी, मतलब सेम फेज में नहीं होंगी। उनके फेसेस आपस में टाइम के साथ चेंज हो सकते हैं। सो इसलिए 2 कोहेरेंट सोर्सेज इंडिपेंडेंट वाले नहीं हो सकते। हमें एक सोर्स से 2 सोर्सेज को ड्राइव करना है, ओनली देन दे कैन बी कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। तो याद एक क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, इसको करेंगे अभी। 2 कोहेरेंट, ये ना CBSE के क्वेश्चन हैं सारे आए हुए हैं पहले। सो 2 कोहेरेंट सोर्सेज हैव इंटेंसिटी रेशो बीटा, इंटेंसिटी रेशो, ठीक है। ये क्या होता है, लाइट की इंटेंसिटी I1/I2, वो रेशो दी हुई है बीटा। प्रूव दैट इफ़ दे प्रोड्यूस एन इंटरफेरेंस पैटर्न, तो ये रिलेशन हमें प्रूव करनी है इंटेंसिटी रेशो की टर्म्स में, ठीक है। देखो बड़ा आसान है। I मैक्स मैंने जैसे बताया A1 + A2 के होल स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मिनिमम इंटेंसिटी ऑन द पैटर्न इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 - A2 होल स्क्वायर। बीटा यहाँ पे I1/I2 गिवन है, विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, इसके भी बराबर है। अब बीटा अगर ये है हमारे पास, तो यहाँ से A1/A2 √ बीटा आएगा। अब हम I मैक्स लिखेंगे, तो I मैक्स K A1 + A2 होल स्क्वायर होता है, I min K A1 - A2 बाई होल स्क्वायर। K जस्ट एक कॉन्स्टेंट लगा दिया, कट जाएगा बाद में। I मैक्स माइनस I min, तो I मैक्स माइनस I min दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पुट करा, नीचे I मैक्स प्लस I min, तो यहाँ दोनों को ऐड करा। K से K तो कट ही गया,
बाकी इनको सॉल्व करना है, होल स्क्वायर खोलने हैं ऊपर भी और नीचे भी, और इनको सॉल्व करना है। तो यहाँ आएगा 4a1a2, यहाँ आएगा 2a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। अब यहाँ पे एक तो 4 से 2 कटा तो यहाँ 2 बचा, a1/a2 से एक a2 कटा, तो ये ना नीचे से हमने a2 कॉमन लिया ताकि हम ना रेशो बना पाएँ। तो एक a2 कट गया, दूसरा ये वाला a2 इसके नीचे हमने a1 के नीचे ऐसे लगा दिया। बस हो गया, प्रूफ सिंपल है, आपके सामने है। तो 2√β डिवाइड बाय 1 + β, ये रेशो इसके बराबर आती है। ये फॉर्मूला भी ना कई बार डायरेक्टली यूज़ हो जाता है। अगर आपको डायरेक्टली इंटेंसिटी रेशो ही गिवन है, I1/I2 की वैल्यू बीटा गिवन है, और आपको पूछा जाए ये Imax माइनस Imin अपॉन Imax प्लस Imin निकालो, ये फ्रिंज कॉन्ट्रास्ट होता है, ये पूछा जाए तो आपको सिंपली ये फॉर्मूला यूज़ करना है, 2√β अपॉन 1 + β। फॉर्मूले याद कर लिया करो। यहाँ बीटा फ्रिंज विड्थ नहीं है, याद रखना, क्वेश्चन में गिवन है इंटेंसिटी रेशो है, ये फ्रिंज विड्थ नहीं है, वो डिफरेंट थी, याद रखना। चलो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ना जो सबसे पहले डेरिवेशन करी थी इस चैप्टर में वही है, बट थोड़ा डिफरेंट तरीके से पूछी गई थी CBSE में 2-3 बार, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डाली है। तो क्वेश्चन है कि 2 सोर्सेज हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट के, y1 y2 उनकी डिस्प्लेसमेंट्स हैं, ए एम्पलीट्यूड सेम है, और ये फाई फेस डिफरेंस है। ऊपर देखो फाई लगा नहीं हुआ, cos ωt है, नीचे प्लस फाई है, तो इन दोनों में फेस डिफरेंस हो गया फाई। तो क्वेश्चन है कि हमें ये फॉर्मूला ड्राइव करना है। पहले भी हम ड्राइव कर चुके हैं लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से था, ये CBSE में डायरेक्टली आया हुआ है, और यहाँ पे I0a² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये गिवन भी है। और इसके साथ साथ वी नीड टू ऑब्टेन द कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न, CBSE 14, 15, 17 पुराना है बट आया हुआ है, ठीक है। चलो, y = क्या होता है, नेट डिस्प्लेसमेंट y1 + y2, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, उसको अप्लाई करके y1 + y2 आएगा। अब यहाँ y1 की वैल्यू क्या है, a cos ωt डायरेक्टली यहाँ पुट करी, यहाँ y2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ये बन गया a cos c + cos d, सीधा फॉर्मूला होता है, यहाँ लिखा भी है मैंने, cos c + cos d, 2 cos c + d/2 cos c - d/2, फॉर्मूला याद रखना। c की जगह ωt + फाई है, d की जगह ωt है, तो ये c है, या मैंने c इसको माना है, ठीक है, इसको d माना है, पहले उसको लगाया, फ़र्क नहीं कोई पड़ता। तो यहाँ पे ये बन गया 2 cos c + d, c + d ये है, ωt + 5/2, और ये है c - d, 5/2 बचेगा। तो ये फॉर्मूला बन गया बस। एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव ये है 2a cos 5/2, ये एम्पलीट्यूड है ना, देखो ना, cos के साथ ये टाइम का फंक्शन है, इसके साथ जो चीज़ भी लगी होती है दैट इज़ एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड को दोबारा से लिखा ये। अब एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करेंगे, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो इंटेंसिटी मिलेगी, नेट इंटेंसिटी। जब आप इस फैक्टर का स्क्वायर करोगे बच्चों, 4a² cos² 5/2 आएगा, देख लो इसका स्क्वायर करके यही आ रहा है ना, और यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो k आएगा, और जो k × a² है वो I0 लिख दिया हमने, क्योंकि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ही इंटेंसिटी होती है ना, तो ये इसलिए, तो ये बन गया, बस इतना सही है। तो ये छोटी सी डेरिवेशन है, इस तरह से भी प्रूफ किया जा सकता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकालना है या रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैसे निकालनी है इन द केस ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ओके, तो जाते जाते लास्ट में फिर से वो कंडीशंस जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, ये कंडीशन है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये कंडीशन है, फाई के लिए, और ये फाई की वैल्यूज़। तो बस बहुत है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में इतना ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। मैं इसी तरीके से करवाऊंगा, डेरिवेशन हो रखी होगी स्क्रीन पे, आप उसको कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हो, एक एक स्टेप समझा के आपको डेरिवेशन करवा दूंगा, ताकि थोड़ा सिलेबस हमारा जल्दी हो जाए। जिन बच्चों के मार्च में एग्ज़ाम्स हैं उनको सेकंड वॉल्यूम करवाने का मैंने सोचा हुआ है, तो मैं करवा दूंगा। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।